मंत्री हरीश राव ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में आए दिन ट्रांसफार्मर फेल हो जाते थे, मोटरें जलती थी और मूर्ख नेता चाहते थे 3 घंटे का करंट ही पर्याप्त है। इस पार्टी चाहते हैं जो 3 घंटे का करंट दे, या वे बीआरएस सरकार के बारे में सोचना चाहते हैं जो 3 फसलों के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान करती है। रैतु बंधु के अंतर्गत अब तक 11 किस्तों में 72,000 करोड़ देने का श्रेय सीएम केसीआर को है। उन्होंने कहा, 24 घंटे बिजली के लिए हर साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कालेश्वरम परियोजना से धूप के मौसम में भी तालाबों की सिंचाई हो रही है। राघोपुर गांव में 40 किसानों को रैतु बीमा प्रदान किया गया। मंत्री हरीश राव ने कहा, अब तक राज्य में 1,06,074 किसानों को रैतु बीमा प्रदान किया गया है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने अधिकारियों को राज्य भर में ताड़ी और सेंधी के पेड़ों की नंबरिंग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, ताड़ी और सेंधी के पेड़ काटने वालों को कम से कम 3 साल की सश्रम कारावास और जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। सेंधी की दुकानों को मंजूरी दी और टीसीएस टीएफटी के तहत नए लाइसेंस देने का आदेश दिया। कहा जाता है, अधिकांश टीएफटी लाइसेंसधारी सदस्यों की सहमति से टीसीएस में रूपांतरण करने के लिए पात्र है। यह देखा जाए, सेंधी दुकानों को स्थानांतरित एवं निरस्त सेंधी दुकानों की पहली बहाली का कार्य मैदानी स्तर पर किया जाए। वे श्रमिकों को ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए आधुनिक सुरक्षा मशीनें उपलब्ध करना चाहते हैं। तेलंगाना की हरियाली के हिस्से के रूप में सरकारी भूमि पर ताड़ और सेंधी के पेड़ उगाने का सुझाव दिया गया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट का दौरा किया। इस मौके पर मंत्री ने कई विकास कार्यों की शुरुआत की। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने का श्रेय तेलंगाना सरकार को जाता है। उन्होंने कहा, एसएनडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए की लागत से बेगमपेट नाला विकास कार्य किया जा रहा है। नाला किनारे के सभी कॉलोनियों में जल निकासी और सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार कई दीर्घकालिक सार्वजनिक समस्याओं का समाधान करेगी। तेलंगाना कांग्रेस दिन ब दिन और आक्रामक होती जा रही है। खम्मम सभा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस इस गति को जारी रखने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। वहीं कांग्रेस कोल्हापुर के महबूब नगर में बड़ी जनसभा की तैयारी कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस दिन ब दिन और आक्रामक होती जा रही है। खम्मम सभा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस इस गति को जारी रखने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। उसी स्तर पर कोल्हापुर एक विशाल सार्वजनिक बैठक की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस बैठक को आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और एआईसीसी नेता शामिल होंगे। लगभग 1 लाख लोगों के साथ बैठक करने के लिए संयुक्त जिला नेताओं के साथ एक बैठक की व्यवस्था की गई थी। जूपल्ली कोल्हापुर सभा के साथ पार्टी में शामिल होने के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का के आवास पर गए और भट्टी से मुलाकात की। जूपल्ली ने उन्हें बैठक में आने के लिए आमंत्रित किया। जूपल्ली के साथ साथ भट्टी को भी कांग्रेस में शामिल होने वालों की सूची दे दी गई। जूपल्ली के साथ एमएससी कुचकुंटला दामोदर रेड्डी और उनके बेटे राजेश रेड्डी, पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी, पूर्व बीजेपी विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस की योजना हर 15 दिन में खम्मम सभा से एक विशाल जनसभा करने की है। इससे पहले खम्मम में 4,000 रुपये पेंशन, वरंगल में किसान घोषणा, हैदराबाद में युवा घोषणा, कोल्हापुर सभा में भी कई योजनाएं की घोषणा की जाएगी। 500 रुपये गैस, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और धन हस्तांतरण योजना से पहले से ही उन राज्यों में लागू की जा रही है जहां कांग्रेस सत्ता में है, की घोषणा कोल्हापुर में की जाएगी। एआईसीसी प्रभारी मानिकराव ठाकरे ने कहा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में सत्ता प्रतिनिधियों की भूमिका अहम है। इस समय हर मामले का गहराई से अध्ययन कर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने कहा, सत्ता के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वह लोगों के बीच अच्छी पहचान हासिल करना चाहते हैं और नेता के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मानिकराव ठाकरे ने पार्टी के नियमों को जानने और पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार काम करने की सलाह दी।
वे समय समय पर सरकार विरोधी मुद्दों पर जनता की ओर से जवाब देना चाहते हैं। इसमें कहा गया है लोग जिला स्तर पर वहां की समस्याओं के लिए बात करें। कांग्रेस नेता पूनम प्रभाकर ने कहा तानाशाही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, मकसद राज्यों को कमजोर करना है, मोदी अराजक शासन चला रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा विपक्षी गठबंधन में एनडीए से ज्यादा राजनीतिक दल है, मोदी को हार का डर है। बीजेपी चुनाव समिति अध्यक्ष इटेला राजेंद्र ने गोशामहल विधायक राजा सिंह से मुलाकात की। राजा सिंह ने इटेला के ध्यान में लाया पुलिस हाल ही में गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा नेताओं और कॉरपोरेटरों के खिलाफ अवैध मामले दर्ज कर रही है। इसके साथ ही राजा सिंह से भी चर्चा की गई। बीआरएस सरकार पर बीजेपी नेताओं के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया गया है। इटेला ने कहा वे गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और बीजेपी नेताओं पर दर्ज मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों से बात करेगी। राजा सिंह के निलंबन का मामला केंद्रीय हाईकमान के अधीन है और उन्हें उम्मीद है हाईकमान जल्द ही निलंबन हटाने पर निर्णय लेंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने कहा राज्य सरकार ने 6,10,000 मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे दी है। 2,83,000 घरों तक केंद्र से 17,000 करोड़ रुपए विभिन्न रूपों से पहुंच चुके हैं। केंद्रीय निधि से प्रति डबल बेडरूम 6 लाख रुपए खर्च कर 2,83,000 मकान बनाए जाएंगे। रामचंद्र रेड्डी ने सवाल किया राज्य सरकार ने डबल बेडरूम के निर्माण की उपेक्षा क्यों की है। इसकी जांच किशन रेड्डी के अधीन सोशल ऑडिट इंस्पेक्टर के नाम से की जाएगी। इस महीने की 24 तारीख को सभी जिला कलेक्टर के सामने डबल बेडरूम मकान के लिए धरना दिया जाएगा। इस महीने की 25 तारीख को डबल बेडरूम मकान की मांग को लेकर इंदिरा पार्क के पास धरना देंगे। रामचंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया राज्य में डबल बेडरूम घरों के नाम पर 9,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने तेलंगाना सरकार से उस्मानिया अस्पताल में नई बिल्डिंग बनाने की अपील की है। कई डॉक्टरों ने कहा उस्मानिया अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना मुश्किल हो गया है। मरीजों के लिए मेडिकल स्टाफ के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा नई बिल्डिंग से जुड़ा मामला बाद में कोर्ट में निपटाया जाएगा। जूनियर डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा राज्य सरकार को नए भवन के निर्माण की पहल करनी चाहिए। तथ्यों की जांच कैसे करें, सस्ते नकली से गहरे नकली तक नामक पुस्तक का विमोचन तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजयसन रेड्डी ने हाई कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। इस पुस्तक के सह लेखक वरिष्ठ पत्रकार फैक्ट चेक ट्रेनर उर्मिला सुधाकर रेड्डी, फैक्ट्री चेक ट्रेनर सत्यप्रिया बीएन है। तेलुगु में कहावत है अर्थ है कि पैर फिसल जाए तो वापस लिया जा सकता है, लेकिन मुंह फिसल जाए तो वापस नहीं लिया जा सकता। मुंह अच्छा तो शहर भी अच्छा होता है। यदि सार्वजनिक जीवन में रह रहे लोग मुख्य रूप से नेता इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तो मुश्किलें खड़ी होती है और होगी। हालांकि पिछले कुछ सालों से तेलुगु राजनीति में मौखिक दस्त बढ़ रहा है, आलोचना को गाली गलौज माना जा रहा है। इसी क्रम में आरोप प्रत्यारोप भी संयम की सीमा लांघ रही है। सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है? जैसी टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को न केवल जेल हुई बल्कि उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई। यह एक असामान्य घटनाक्रम है। अगर यही आधार बना तो दोनों तेलुगु राज्यों में कई मंत्रियों और विधायकों को अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों विपक्षी नेताओं की टिप्पणियां सत्ताधारी दलों को एक हथियार के रूप में मिल गई। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने टिप्पणी की राज्य में युवतियों को गायब होने के पीछे संयोजकों का हाथ है। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक हथियार बन गया। वहीं तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय समिति ने टीपीसीसी अध्यक्ष की टिप्पणी पर किसानों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों को 3 घंटे मुफ्त बिजली देना पर्याप्त होगा। यदि शब्दों का प्रयोग संयम से नहीं किया गया तो ऐसे ताने बाने अपार्य है। आइए यहाँ पर हम केवल तेलंगाना टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी द्वारा मुफ्त बिजली के संबंध में की गई टिप्पणियों पर आते हैं। राजनीति में लोग तथ्यों पर खुलकर बात करना पसंद नहीं करते हैं।
सत्ताधारी दल से जुड़े मंत्री और विधायक निजी बातचीत में मुख्यमंत्री केसीआर के व्यवहारशैली की शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें से कोई भी खुलकर नहीं बोलता है। उल्टे मुख्यमंत्री की प्रशंसा इंद्रदेव और चंद्रदेव के रूप में करते हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि रेवंत रेड्डी आक्रामक है और उनका अपनी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यही कारण है कि रेवंत रेड्डी मुफ्त बिजली के बारे में मुंह फिसल कर तथ्यात्मक बातें ही की होगी। चर्चा है कि तेलंगाना में बीजेपी कमजोर पड़ गई है और कांग्रेस पार्टी को ताकत बढ़ रही है। इस बात से चिंतित भारत राष्ट्र समिति के लिए रेवंत रेड्डी का यह बयान एक हथियार के रूप में मिल गया। केसीआर के आदेश मिलते ही बीआरएस के मंत्री, विधायक और नेता भड़क उठे। उन्होंने किसानों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ रह गया। रेवंत रेड्डी के बयान पर सत्तारूढ़ दल की हर टिप्पणी या प्रतिक्रिया राह भटक गई। यह जवाबी हमले के बजाय बीचे मुड़ में बदल गई। दरअसल मुफ्त बिजली राजनीतिक दलों के लिए एक जरूरत है। 2004 से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए मुफ्त बिजली का विरोध करने वाले चंद्रबाबू ने 2014 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसानों को मुफ्त में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई थी। इसी पृष्ठभूमि में रेवंत रेड्डी ही नहीं बल्कि किसी और नेता में मुफ्त बिजली नीति को बदलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन रेवंत रेड्डी की फिसली जुबान की वजह से सत्ता पक्ष ने मौके का फायदा उठाया। अमेरिका से लौटे रेवंत रेड्डी ने जवाबी हमला किया तो सत्तारूढ़ बीआरएस ठंडा पड़ गया। सांसद कोमिटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सब स्टेशनों की लॉगबुक के आधार पर साबित कर दिया कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का दावा करने वाली सरकार वास्तव में 11 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है। यह सुनकर सत्ता पक्ष के नेताओं की जुबान बंद हो गई। हालांकि यह घटना साबित करती है रेवंत रेड्डी को अपनी आक्रामकता कम करनी चाहिए और अपने मुंह पर नियंत्रण रखना चाहिए। भारत राष्ट्र समिति के नेता उम्मीद कर रहे हैं कि तेलंगाना में स्थिति कांग्रेस के पक्ष में होने की धारणा के बावजूद कांग्रेस नेता मुंह फिसलकर उन्हें हमला करने के लिए हथियार दे देंगे। सत्ताधारी दल के नेता यही उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस के नेता जो आंतरिक झगड़ों और आज़ादी के नाम पर मनमर्जी की बातें करने के आदी है, क्या गलती नहीं है सकते? क्या वे हमारे जाल में फंस नहीं सकते हैं? ऐसे हालत में यह कांग्रेस पार्टी नेताओं को तय करना है कि क्या केसीआर एंड कंपनी की इस जाल में फंस जाना चाहिए या फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एकजुट और अनुशासित होकर काम करना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियों में नेता के बयान और आदेशी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए रामबाण होते हैं। यह मुख्य है कि नीतिगत मुद्दों पर मुख्य नेता ही बोलते हैं और बोलना चाहिए। तेलुगु राज्यों में लोग भी इस प्रवृत्ति के आदी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर खासकर कांग्रेस पार्टी यह स्थिति नहीं है। हर कोई नीतिगत मुद्दों पर घोषणा करते हैं और बोलते हैं। कांग्रेस नेताओं को यह समझना चाहिए कि तेलुगु लोग इन रुझानों पर खुशी मनाने की स्थिति में नहीं है। राजनीतिक रूप से दबंग माने जाने वाले मुख्यमंत्री केसीआर को एक छोटा सा मौका मिला तो वो क्या कांग्रेस पार्टी को चबाकर नहीं निकलेंगे? कल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पैर पर खड़े रहने वाले केसीआर एंड कंपनी का ध्यान अब कांग्रेस पार्टी पर केंद्रित हो गया है। इसी के चलते वह कह रहे हैं कि तेलंगाना में उनका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है। अब यह कांग्रेस नेताओं को यह सोचकर निर्णय लेना है कि केसीआर के हाथ में उनके बाल पकड़ने के लिए देना है या नहीं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री केसीआर के पोते और मंत्री केटीआर के बेटे हिमांशु की सरकार स्कूलों की दुर्दशा पर की गई टिप्पणी ने सरकार की कमजोर उजागर कर दी। हालांकि एक बच्चा होने पर भी हिमांशु ने दयालु हृदय से प्रतिक्रिया व्यक्त की और दान एकत्र करके एक सरकारी स्कूल विकसित किया। इसके लिए हिमांशु को बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन यह उनके पोते ही थे जिन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की है। केसीआर को अपने 9 साल के शासन के दौरान सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के लिए जवाब देना पड़ा। केसीआर ने दावा किया कि उन्होंने राज्य की स्वर्णिम तेलंगाना में बदल दिया और अब वह देश के ठीक होंगे। बैठक में शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी भी उपस्थित थी, जहां हिमांशु मुख्य अतिथि थे, की आलोचना करते हुए कहा गया, कुल
कुल मिलाकर पोते हिमांशु की पहल की सराहना करने वालों को भी इस कार्रवाई से दादा केसीआर के शासन की आलोचना करने का मौका मिल गया है। अगर समय अच्छा न हो तो ऐसा भी हो सकता है। सावधान नेताओं, मुंह को लगाम लगाइए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। 5 महीने में चुनाव होने वाले हैं। आजकल सोशल मीडिया आसपास के समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से गलत सूचना का प्रसार होता है। ऐसी गलत सूचनाओं से कैसे निपटे, इसके लिए पुस्तक तथ्यों की जांच कैसे करें, सस्ते नकली से गहरे नकली तक उन विषय की उत्कृष्ट समझ प्रदान करती है जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। इस मौके पर जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने कहा, फैक्ट चेक से जुड़ी किताब लॉन्च करके उन्हें बेहद खुशी हो रही है। वह तथ्य जांच को बढ़ावा देने का विचार का सराहना करती है। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने में हथियारों की भूमिका अहम है। माओवाद प्रभावित इलाकों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को खास तौर पर हथियारों की जरूरत होती है। हैदराबाद के यूसुफगंज स्थित 1st बटालियन में आर्मर बेसिक कोर्स के प्रशिक्षण कक्षाओं के दूसरे बैच के उद्घाटन कार्यक्रम में डीजीपी अंजनी कुमार मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर तेलुगु में प्रकाशित आर्मर बेसिक कोर्स पुस्तक का विमोचन किया गया। पाठ्यक्रम में 33 ट्रेनरों के लिए हथियारों की मरम्मत कैसे करें, कैसे जांचें कि वे कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने उन्हें इन विषयों को ध्यान से सीखने की सलाह दी। बाद में डीजीपी ने बटालियन परिसर में बेस रिपेयर वर्कशॉप का निरीक्षण किया। विभिन्न हथियारों की मरम्मत कैसे की जाती है, वे क्या समस्याएं से उत्पन्न करते हैं, उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा। उन्होंने कार्यशाला की मशीनरी और घटक अनुभागों को दौरा किया। हैदराबाद के मादापुर में पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। स्कोडा कार में गांजा ले जाते समय ड्रग तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पाया कार में 148 किलोग्राम मेलू प्रकार का गांजा ले जाया जा रहा था। मादापुर डीसीपी शिल्पा वल्ली ने कहा, गांजा के 72 पैकेट एपी के नरसीपट्टनम से हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र ले जा रहा था। इस मामले में नकुल गायकवाड़, शिवा और संतोष को हिरासत में लिया गया। नकुल और संतोष के खिलाफ राजमंड्री में पहले से ही मामले दर्ज है। छिटपुट बारिश अब तेज हो गई है। अमीरपेट, एसआर नगर, पंजागुटा और अन्य इलाकों में बिजली गुल हो गई। इससे लोगों को परेशानी हुई है। सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, पंजागुटा, बेगमपेट, सिकंदराबाद, मलकपेट, लकड़ी का पुल, मेहंदीपट्टनम और टोली चौक इलाके में ट्रैफिक जाम हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बारिश शेरलिंगपल्ली में 4.5 सेंटीमीटर और सबसे कम बारिश राजेंद्र नगर में 0.6 सेंटीमीटर हुई। इसके चलते मौसम विभाग के अधिकारियों ने भाग्यनगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। रंगारेड्डी जिला के अत्तापुर, राजेंद्र नगर के चिंतलमेट चौराहे के पास अचानक विशाल पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। सड़क पर किसी के न होने से बड़ा हादसा टल गया। बेरोजगार कलाकारों ने याद दिलाया, उन्हें भी तेलंगाना आंदोलन में सीएम केसीआर जैसा आंदोलन किया था। तेलंगाना आंदोलन के बेरोजगार कलाकारों के नाटक गीतों के साथ ओयू में विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा, बेरोजगार कलाकारों का समर्थन करें, कला में विश्वास करने वाले जीवन को रोशनी दे। कलाकारों ने कहा, वे 10 जिलों से उस्मानिया विश्वविद्यालय आए हैं। सीएम केसीआर ने कलाकारों की नौकरी के लिए रसमई बालकिशन को चेयरमैन बनाया, तो उन्होंने जिसे पसंद किया उसे नौकरी दे दी और असली कलाकारों के साथ अन्याय किया। प्रतापनगर श्रीनगर कॉलोनी के सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर एक साथ 400 किलो टमाटर मुफ्त बांटे। पंजागुटा, प्रतापनगर बस्ती के नल्ला शिवा ने कहा, वह हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर कोई न कोई सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा उन्होंने बचे हुए टमाटरों को अंगूर की तरह बांटने का फैसला किया है, जो गरीबी और मध्यम वर्ग को उपलब्ध नहीं है। योजना के अनुसार वो बाजार गए और 400 किलो टमाटर खरीदे, उन्हें गांव लाए और सभी निवासियों को बांट दिया। पिछले कुछ दिनों से न केवल गरीब बल्कि मध्यम वर्ग भी ऐसे टमाटरों को खरीद रहा है जिसे वह खरीद नहीं सकता। शिवा ने बताया, उन्होंने सभी को टमाटर देने के इरादे से यह कार्यक्रम आयोजित किया। मेडचल निर्वाचन क्षेत्र का महिला सम्मेलन लक्ष्मी गार्डन कीसरा सेंटर में आयोजित किया गया। टीपीसीसी महिला सचिव पालदुगुल्ला पद्मा, निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी महिला कांग्रेस ए और बी ब्लॉक अध्यक्ष बदनेनी अनंत लक्ष्मी और बारला अनिता ने कार्यक्रम का आयोजन किया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी और मेड्चल निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के समन्वयक सिंगारेड्डी हरिवर्धन रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया, बीआरएस सरकार के सत्ता में आने के बाद महिलाओं का जीवन अंधकारमय हो गया है। उन्होंने याद दिलाया, विशेषकर ड्वारका महिलाओं की समस्या अनिवार्य है और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब ड्वारका महिलाओं को शून्य ब्याज पर ऋण दिया जाता था। कहा जाता है ड्वारका ने अभ्यस्थानम योजना शुरू कर महिलाओं के लिए पेंशन योजना लागू की है। बीआरएस सरकार को शून्य ब्याज के अंतर्गत महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए का बकाया देना है, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर ने आलोचना की है, उन्होंने 1 रुपये का भुगतान नहीं किया है।